प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम एमए फाइनल द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन की सामान्य पृष्ठभूमि सर्वप्रथम समझना हमें जरूरी है। ये क्रांतिकारी आंदोलन शब्द का अभिप्राय क्या है? भारत में ब्रिटिश सरकार की सत्ता के विरोध में भारत के स्थानीय शिक्षित, बुद्धिजीवी एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत व्यक्तियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनके किए गए दमन के विरोध में जो प्रतिशोध किया गया, उसे क्रांतिकारी आंदोलन का नाम दिया गया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में उग्रवाद के साथ साथ आतंकवाद का भी विकास हुआ। जिन कारणों से उग्रवाद का विकास हुआ था, उन्हीं के चलते भारतीय राजनीति में आतंकवाद का भी उदय हुआ। उग्र राष्ट्रवादियों का ही एक दल आतंकवादी अथवा क्रांतिकारी के रूप में उभरा। इसमें आतंकवादी शब्द हम नहीं कह सकते, उनको हम क्रांतिकारी कह सकते हैं। आतंकवाद शब्द उपयुक्त नहीं है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र भक्ति के लिए, देश की आज़ादी के लिए कार्य किया था। इसलिए इन लोगों को क्रांतिकारी के नाम से ही जाना जा सकता है। यह दल बलपूर्वक अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना चाहते थे। इसके लिए उसने षड्यंत्रों एवं संघर्षों का रास्ता अपनाया। यह आंदोलन 2 चरणों में हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व और उसके पश्चात। क्रांतिकारियों ने अपने गुप्त संगठन बनाए, हथियार एकत्र किए, सरकारी खजानों को लूटा और अंग्रेजों या देशद्रोहियों की हत्या की। इनके कार्यों की गतिविधियां सबसे अधिक तेज महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में थी। देश के अन्य भागों में भी विदेशियों के प्रति विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की गई। महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का कार्य, क्रांतिकारियों की लहर सबसे पहले महाराष्ट्र से चली और शीघ्र ही इसमें समूचे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। प्रथम क्रांतिकारी संगठन 1896-97 में पूना में दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर द्वारा स्थापित की गई, जिसे चापेकर बंधु कहा गया। इनका नाम व्यायाम मंडल था। इनके द्वारा वे नौजवानों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सके। इस गुट ने साम्राज्यवाद के प्रतीक महारानी विक्टोरिया की मूर्ति के मुंह पर मुंबई में सफ़ेद पोत कर अपने गुस्से को प्रदर्शित किया। इनका अगला कदम रेड और एमर्स्ट नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या थी। चापेकर बंधुओं को सरकार ने फांसी की सज़ा दी। तिलक भी गिरफ्तार किए गए और 1904 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला की स्थापना की गई। इसके प्रमुख सदस्य गणेश एवं दामोदर सावरकर थे। आगे चलकर विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। वीडी सावरकर एक राष्ट्रवादी थे और उन्होंने अत्यधिक ब्रिटिश सरकारी यातनाएं सहन की थी। इनकी शाखाएं महाराष्ट्र के बाहर कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बनाई गई। इसके सदस्य महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर आसीन थे। बंगाल के क्रांतिकारियों से भी इस संस्था का संबंध था। इस संस्था ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विदेशों से अस्त्र शस्त्र मंगवाए और बम बनाने का काम रूसियों की सहायता से किया। नासिक इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। अनेक गुप्त संस्थाएं बम्बई, पूना, नासिक, कोल्हापुर, नागपुर आदि जगहों में सक्रिय थी। शीघ्र ही सरकार इसकी कार्यवाही से परिचित हो गई और गणेश दामोदर सावरकर को भारत से निर्वासित कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के आरोप में दामोदर सावरकर सहित अनेक व्यक्तियों पर नासिक षड्यंत्र के चलाया गया। उन्हें भारत से आजीवन निर्वासित कर काला पानी की सजा दी गई। आतंकवादियों ने गोखले की हत्या की भी योजना बनाई, परंतु अंततः इसे स्थगित कर दिया गया। इन आतंकवादियों की सहायता गुप्त रूप से व्यापारी वर्ग एवं सामंतों ने भी की थी, परंतु 1910 ईस्वी तक सरकार की दमनात्मक नीतियों और धन की कमी के चलते महाराष्ट्र में आतंकवादी संगठन बिखर गए थे। बंगाल में आतंकवादियों की ज्वाला, महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी
क्रांतिकारियों का प्रचार प्रसार हुआ। बंगाल विभाजन योजना के समय वहाँ पर भी जन आक्रोश फूटा और वहाँ पर एक अनुशीलन 1903 में एक अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई। पूर्व बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बेमफील्ड फुलर की हत्या का काम प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया, किंतु यह काम पूरा नहीं हो सका। 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ट्रेन को मेदिनीपुर के पास उड़ा देने का षड्यंत्र हुआ तथा 1908 में चंद्रनगर के मेयर को बम द्वारा मारने की योजना बनाई गई। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फर वर्तमान में बिहार के जिला जज किंग्सफोर्ड पर बम से प्रहार किया, परंतु वह बच निकला। खुदीराम को इस अपराध के लिए फांसी की सजा दी गई, परंतु पकड़े जाने पर चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। इसके बाद कलकत्ता में क्रांतिकारियों के ठिकानों पर छापा मारकर अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अलीपुर की अदालत में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जो अलीपुर षड्यंत्र के नाम से विख्यात है। इसमें एक क्रांतिकारी नरेंद्रनाथ गोसाई सरकारी मुखबिर बन गया। फलतः कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने उसे जेल में ही गोली मार दी। इस मुकदमे से संबंधित सरकारी वकील और डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट की भी हत्या कर दी गई। इस षड्यंत्र के अनेक व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई। 1910 ईस्वी में हावड़ा षड्यंत्र एवं ढाका षड्यंत्र हुआ। 22 साल में भी आतंकवादी कार्य हुए। इस प्रकार से कलकत्ता में भी, बंगाल में भी विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए। पंजाब और दिल्ली में भी इस प्रकार के क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए, विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, लोगों को इकट्ठा किया और विभिन्न संगठनों की स्थापना करके क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध से पहले ये हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भी इन्होंने अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण करके किया, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण आता है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आता है। दूसरे चरण को हम वैसे भी 1919 से शुरू करते हैं और 1919 में हैं वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय युद्ध से पहले तक की जो घटनाएं थी उसमें क्रांतिकारी आंदोलनों की असफलता, क्रांतिकारी आतंकवाद का मूल्यांकन और कुछ ऐसी विभिन्न संस्थाएं थी जिन्होंने इस क्रांतिकारियों की गतिविधियों को प्रश्रय दिया। इस प्रकार भारत में क्रांतिकारियों का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य था और उन्होंने अपने विशाल कार्य के द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया। धन्यवाद।